हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कोर की पार्ट हिंदी और मैं हूं अनिकेत। आज हम बात करेंगे कि कैसे टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन नो वे होम के विलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। टोनी स्टार्क ने लिटरली सभी के लिए एमसीयू का स्टार्ट किया है। वो सिल्वर स्किन का सबसे बड़ा हीरो बनकर सामने आया, मगर इसके साथ ही वो बहुत सारे केओस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। You built this program. Why is it trying to kill us? जैसे कि विजन ने भी कहा था, जब टोनी ने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो आयरन मैन है, तभी से लगातार बड़ी घटनाएं होनी शुरू हो गईं। 8 years since Mr. Stark announced himself as Iron Man, the number of known enhanced persons has grown exponentially. He's saying it's our fault? I'm saying there may be a causality. Our very strength invites challenge. Challenge incites conflict. Conflict breeds catastrophe. हाँ, माना कि ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और दुर्घटनाएं पहले भी होती आ रही थी, मगर 2008 के बाद जब से टोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तभी से ऐसे इवेंट्स काफी बढ़ गए। ब्लैक पैंथर, कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका और इटर्नल्स के इवेंट्स इस बात का सबूत हैं। मगर ये सभी इवेंट्स या तो डिस्क्रीट हैं या फिर भुला दिए गए हैं। मगर टोनी स्टार्क के अनाउंसमेंट ने सभी की आंखें खोल दी थी और उसी के बाद से बहुत से तबाही के मंजर हमें देखने को मिले हैं। और अगर ध्यान दिया जाए तो इन सब के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली टोनी स्टार्क रिस्पॉन्सिबल है। मगर इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि वो यूनिवर्स का सेवियर भी था। मगर साथ में बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि असल में टोनी स्टार्क ही सबसे बड़ा विलेन था, क्योंकि सबसे पहले उसकी कंपनी ने बहुत से पैसे कमाए इविल ऑर्गेनाइजेशंस को आर्म्स बेचकर। If anything, it's kind of your fault that I'm here. What did you just say? I take that back. And now I'm here in space. Yeah, right where I didn't want you to be. और इसी वजह से वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द विलेनी ऑफ ओबाडिया स्टेन एंड द क्रिएशन ऑफ हिज सूट डायरेक्टली। Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. Well, I'm sorry. और इसके बाद आइवन वैन और एल्ड्रिक किलन भी टोनी स्टार्क की वजह से ही सामने आए। और हाँ, लोग अल्ट्रॉन को कैसे भूल सकते हैं, जिसके पीछे टोनी स्टार्क का ही ब्रेन था। Have you been juicing? A little vibranium cocktail? You're looking, I don't want to say puffy. You're stalling to protect the people. Well, that is the mission. Did you forget? हाँ, माना कि इसके पीछे मकसद अच्छा था, लेकिन ये चीज दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। और उसके बाद टोनी डैमेज कंट्रोल के साथ सामने आया, मगर इसने भी वल्चर को जन्म दिया। टोनी ने फिर क्विंटन बैक की टैग को साइड में रखा और इससे बैक की ईगो हर्ट हो गई थी। I told him it was a mistake, that my technology could change the world. And then he fired me. और फिर वो मिस्टीरियो बनकर सामने आया और मोरक्को, वेनिस, प्राग, लंदन और फिर पीटर के लाइफ के लिए काफी डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ। Spider-Man's name is Peter Parker. What the और अब टोनी की डेथ के बाद भी ऐसे बहुत से विलेंस हैं जो कि तबाही मचा रहे हैं, और कह सकते हैं कि इसके लिए भी टोनी ही रिस्पॉन्सिबल है। और चीजें और भी घातक हो जाएंगी जब टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी गलत लोगों के हाथ लगेगी और आर्मर वॉर्स होगी। पर अगर देखा जाए तो ये काफी क्रेजी चीज है कि जो भी विलेंस टोनी की वजह से आए हैं, वो उसके प्रोटेजी यानी कि स्पाइडरमैन के पीछे जा रहे हैं। पीटर ने 2 बड़े विलेंस के साथ फाइट की थी जो कि टोनी की वजह से फार फ्रॉम होम में देखे गए थे। और अब जो नेक्स्ट विलेंस का बैच आने वाला है, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें भी थोड़ा बहुत टोनी स्टार्क का हाथ होने वाला है। और आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो चलिए बात करते हैं कि कैसे नो वे होम इस ट्रेंड को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। और जो फर्स्ट विलेन के बारे में मैं बात करूंगा वो है डॉक्टर ऑक्टोपस। डॉक्टर ओक एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जो कि एक डिफरेंट यूनिवर्स से आया है और एमसीयू के स्पाइडरमैन से फाइट कर रहा है। Hello, Peter. Do I know you? मगर उससे लड़ते वक्त हमने देखा कि उसके मेटल टेंटिकल्स किस तरह से आयरन स्पाइडर सूट की नैनोटेक के साथ कंपैटिबल थे, और यहाँ तक कि नैनोटेक उन आर्म्स को एक्चुअली एनहांस कर रही है। तो एक बार फिर टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी एक विलेन को अपग्रेड देने वाली है, और यहीं पर बात एंड नहीं होती है। जो अगला विलेन स्टार्क अपग्रेड को ले सकता है वो है नॉर्मन ऑसबॉर्न। हमें पता है कि विलियम डेफो का ग्रीन गॉब्लिन एक नए ग्लाइडर के ऊपर आने वाला है, और मूवी के बाद के पार्ट में वो अपने हेलमेट को रिमूव कर देगा और अपने सूट में कुछ अपग्रेड्स कर लेगा। और हम ये बात जानते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न एक और साइंस का बंदा है,
तो इस बात को लेकर शर्त कौन लगाएगा कि वो टोनी स्टार्क की टैग का फायदा नहीं उठाएगा। और सिर्फ यही नहीं, वो अपने एक और कंपेनियन को टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी का फायदा देने वाला है, जो कि होगा इलेक्ट्रो। मैक्स जेलन को एक टोटल मेकओवर मिलने वाला है और वो अब टकला नहीं रहा है। उसके पास परफेक्ट सेट ऑफ टीथ हैं और उसका कॉन्फिडेंस भी ठीक हो चुका है। उसकी प्री इलेक्ट्रो स्टेट टोटली बैडएस है और यहाँ तक कि इलेक्ट्रो फेज पूरी तरह से डिफरेंट है, जो कि हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखा था। पहली बात तो यह है कि वो ब्लू नहीं है और दूसरी चीज ये है कि उसकी पावर टेक बेस्ड है और ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं है। उसका पावर सोर्स आर्क रिएक्टर है। हो सकता है कि डिलन इतना समझदार हो या ना भी हो कि वो इतनी इलेक्ट्रीफाइंग टैग और सूट डिजाइन कर ले, बट क्योंकि वो नॉर्मन ऑसबोर्न के साथ काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसी की वजह से डिलन को ये स्टार्क अपग्रेड मिला है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 5-6 विलेंस में से लगभग 3 विलेंस टोनी स्टार्क की टैग का अपग्रेड लेने वाले हैं और इसी वजह से टोनी स्टार्क डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। मुझे नहीं लगता कि सैंडमैन या फिर लिजर्ड को स्टार्क के गैजेट्स की जरूरत पड़ेगी, मगर फिर भी ये 3 विलेंस एक बहुत बड़ा नंबर है और इस तरह नो वे होम इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, जिससे टोनी स्टार्क अभी भी लूप में है अपनी मौत के 1 साल के बाद भी। इस वीडियो में इतना ही। क्या आपको लगता है कि टोनी स्टार्क नो वे होम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।